इस पीरियड में जो भारत के लेखक हुए, ये लेखक के हिसाब से लेखक नहीं थे और बहुत ही अंग्रेजों की तरह से ट्रेंड लेखक नहीं थे। अंग्रेजों ने जो भी विश्व पर शासन किया है सब बुद्धि का कमाल है ना। इसीलिए वो लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड बुद्धिमान आदमी थे। इसलिए जो लोग जो चीज लिख रहे थे एक बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ लिख रहे थे। भारत के लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव के साथ कंटेम्पररी लोगों ने नहीं लिखा है। जिन लोगों ने भी लिखा है, जो जहां थे, जहां देखा, उसके अनुसार उन्होंने लिख दिया और बहुत सारे उसमें विचारधाराएं उनमें शामिल नहीं है। वो सैयद अहमद खान हो या दुर्गादास या किशोरी चंद्र मित्र या शंभू चंद्र मुखोपाध्याय और हरिश्चंद्र मुखर्जी लोग। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो सेकेंड हैंड राइटिंग होती है, यानी बाद के जो लोग किसी घटना के बारे में कुछ भी बोलते हैं कि इस तरह यहाँ पर ये हुआ, इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को उड़ा दिया, ये कर दिया, तो जो आदमी अगर किसी शहर में रहा, पूरे म्यूटिनी के दरमियान सेना के विद्रोह को देखा, जनता के समर्थन को देखा, घटनाओं को घटते हुए देखा, उसका जो आंखों देखा विवरण होगा वो इतिहास के लिए प्राइमरी स्रोत हो जाता है। उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्रोत। यानी जिस समय घटना घट रही है और आप उस समय हैं और आंखों देखा देख ली तो और भी बड़ी बात है, तो वो प्राइमरी स्रोत है और उसको हर जगह वैल्यू दिया जाता है। इतिहासकार जरूर देखता है कि हाँ, अगर ये नए आदमी मतलब प्रोफेशनल राइटर नहीं है तो हो सकता है कुछ गड़बड़ लिखा हो, लेकिन आंखों देखा विवरण हमेशा गलत नहीं होता है। इसमें जीवनलाल मुंशी और मोइनुद्दीन का विवरण किताब बहुत बाद में मिला, फिर इसे पब्लिकेशन डिवीजन ने छापा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और इसमें डे टू डे घटने वाली घटनाओं का विवरण है। तो जब सैनिक वहां दिल्ली पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर को सम्राट बनने के लिए मजबूर करते हैं, फिर दिल्ली में जब सैनिक आते हैं तो विद्रोह का यूफोरिया रियलिटी में बदलता है। अब सैनिक तो सैनिक है, उस समय राष्ट्रवाद ये सब की बात बहुत दूर की कौरी थी भारत के संदर्भ में। अब सैनिक जब चला आया दिल्ली और वो क्या जानता है कि बहादुर शाह जफर का दुर्गतिक स्वयं क्या है। स्वयं उसको अपने रहन सहन के लिए खर्चा घटा हुआ था। अब सैनिक तो बोले कि बादशाह है मेरा, भोजन फिर चाहिए। अब भोजन कहां से मिलेगा? आप सीधे बैरक छोड़कर दिल्ली आ गए तो दिल्ली में तो बैरक है नहीं, दिल्ली में तो आपका कोई घर है नहीं। अब भोजन की बहुत बड़ी समस्या हुई। तो हर रियलिटी, हर भावना, हर इमोशन भोजन के सामने खत्म हो जाता है ना। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, बहुत सारी चीजें। हर आदमी तो सचिन सान्याल या उस तरह के लोग नहीं हो सकते, है ना। बड़े बड़े लोग नहीं हो सकते कि 10-20 दिन भूखे रह जाएंगे। और उस रियलिटी के बाद दिल्ली में जो हुआ उसका सबसे अच्छा विवरण इन्हीं दोनों ने दिया, जीवनलाल मुंशी और मोइनुद्दीन ने। किस तरह से दिल्ली में लूटपाट हुआ, किस तरह से बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, घटनाएं घटी और उसी दिल्ली के लोग किस तरह से सुबह की प्रार्थना करने लगे कि भगवान अंग्रेजों को जल्दी से दिल्ली में भेज दो। व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच के अंतर, विद्रोह का जो इन्फ्लेटेड फॉर्म था उसको इन लोगों ने कम कर दिया। इसलिए जीवनलाल मुंशी और मोइनुद्दीन का जो दस्तावेज है वह 1857 के क्रांति के प्रकृति के निर्धारण में एक बहुत बड़े एविडेंस के रूप में आता है कि वहां क्या हुआ आम जिंदगी में, है ना। युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, एक अलग पक्ष है। इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, दिल्ली की रक्षा करने के लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, है ना। अपने जीवन सब कुछ लगा के लड़ा। लेकिन उस पीरियड में इन लोगों का जो लेखन है एक विवरण है जो इतिहास के लिए प्राइमरी स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अंग्रेजों के लेखन और इन लोगों के लेखन को मिलाकर फिर अन्य दस्तावेजों को खोजकर भारत के लोगों ने लिखा। जहां तक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर का किताब है। सावरकर उस समय किताब लिख रहे थे जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कुछ मुश्किलों में होते हैं, तो किस तरह से आज इंस्पिरेशनल भाषण आप सुनते हैं,
मोटिवेटेड सबका दुकान कैसे आजकल चल रहा है? क्यों लोग मोटिवेटेड के यहाँ 500-1000 रुपया देके हजारों हजार आदमी सुनने जाते हैं? इसीलिए नहीं कि अगर आप डीमोटिवेटेड हैं तो हो सकता है कि मोटिवेटेड हो जाए। ठीक वैसे ही भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की स्थिति में नहीं थे। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को युद्ध में हराया था, मारा था, पीटा था, बौद्धिक रूप से गुलाम बनाया था। आप अंग्रेजों के शासन को भारत के लिए बून वरदान समझ रहे थे, तो जो आपका खून चूस रहा है उसी को आप डॉक्टर समझ रहे हैं। वैसे लोगों को कॉलोनियलिज्म का अर्थ समझाना या अंग्रेजों के शासन की प्रकृति को समझाना और जिसके साथ आप सहयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना, सीधा यू टर्न करवाना, है ना। जिसको भगवान समझ रहे हो उसको शैतान समझना, ये यू टर्न करवाना बहुत टेढ़ी खीर थी। इसलिए कोई 1857 में सावरकर ने किताब नहीं लिखा, बहुत बाद में लिखा है, कांग्रेस बन चुकी थी। तो इसीलिए कांग्रेस का जो पहला काम था कि आपको बताना कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद क्या है, यही पहला चैप्टर में है बिपिन चंद्र वाले में। तो व्हाट इज अबाउट कॉलोनियलिज्म से तब ना होंगे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। तो आपको तो पहले विषय की गंभीरता ना समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी क्या है ना। यूपीएससी झंडा पताका पढ़ने का चीज नहीं है। तो पहले यूपीएससी की गंभीरता कोई समझेगा तब ना यूपीएससी की पढ़ाई समझेगा। अगर आपको पता है कि यूपीएससी की पढ़ाई और सिपाही की पढ़ाई एक ही है, पढ़ते रहिए, है ना। क्लर्क बनेंगे और जिला के मालिक बनेंगे, दोनों की पढ़ाई जब एक ही है, एक ही क्लास में होना है, तो समझते रहिए आप, ये आपका काम है। तो इसीलिए इन लोगों ने जिस तरह से चीजों को रखा तो सबका अपना अपना नजरिया है। तो सावरकर का लक्ष्य इतिहास, सावरकर हिस्टोरियन नहीं थे, सावरकर देशभक्त पॉलिटिशियन थे। उनके बारे में, जेल से छूटने के बारे में अलग अलग बात भी लोग बोलते हैं। लेकिन यह किताब इसलिए था कि भारत के लोगों को मोटिवेट करें कि अगर कुंवर सिंह 80 साल में तलवार उठा सकते हैं तो भारत का नौजवान क्यों नहीं तलवार उठा सकता अंग्रेजों के खिलाफ। अगर रानी लक्ष्मीबाई महिला होकर अंग्रेजों से लड़ सकती हैं तो भारत की महिलाएं और पुरुष क्यों नहीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते। तो कुंवर सिंह की कहानी हो, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हो, तात्या टोपे की कहानी हो, नाना साहब की कहानी हो, ये सब चीजों को भारत के जनमानस में भरकर केवल वो इतना चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की एक सेना तैयार, मतलब वॉलंटियर्स तैयार। तो ये दैट वाज ओनली मीन टू मोटिवेट, टू इंस्पायर इंडियंस। वो ऐतिहासिक तथ्य रहे या न रहे, वहां उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था, वहां उद्देश्य था कि भारत के आजादी की लड़ाई में भारत के लोगों को हम इंस्पायर करें और इंस्पिरेशनल स्टोरीज डालें कि अगर कुंवर सिंह बूढ़े होकर, रानी लक्ष्मीबाई महिला होकर, या इतने सारे लोग अगर देश की लड़ाई लड़ रहे हैं तो और लोग क्या कर रहे हैं। तो दैट वाज मीन टू इंस्पायर इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसलिए उसको केवल हम इतिहास के कैटेगरी में या कसौटी पर नहीं डालकर भारत की आजादी की लड़ाई में उस किताब के योगदान के रूप में देखना चाहिए, है ना। इसलिए उस किताब में क्या सही है गलत है अलग बात है, वो डिफरेंट है, वो इतिहास के लिए नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया किताब, उस उद्देश्य में वो सफल है। और उस पीरियड, और सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। या यहाँ के लोग जो कुंवर सिंह पर लिखते हैं, है ना, तो वो दैट वाज मीन टू इंस्पायर। इसीलिए 1957 में कहा गया कि इतिहास लिखिए। अब ऑब्जेक्टिविटी के साथ इतिहास लिखिए। अंग्रेजों ने क्या लिखा? दे रोट हिस्ट्री फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। भारत के लोगों ने दे रोट हिस्ट्री फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अब इतिहास केवल आपके हितों के साधन का माध्यम नहीं है। इतिहास इतिहास है, इसीलिए सरकार ने भी प्रोजेक्ट दिया। इसीलिए ये इतिहासकारों ने जब एविडेंस खोजा, सबने अपने अपने हिसाब से खोजा, तो सबका जो प्रमाण मिलेगा उसके आधार पर वो लिखेंगे।
जो मूल इतिहासकार होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्रोतों को खोजता है, और जो उसको एविडेंस मिलता है, इतिहास आज का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, प्रमाण दीजिए इतिहास लिखिए। तो इसीलिए सुरेंद्र नाथ सेन हो, रमेश चंद्र आरसी मजूमदार हो, शशि भूषण चौधरी हो या पूरन चंद जोशी हो, उनको इतिहास में जिस तरह से जानकारी मिली, प्रमाण मिला, उसके अनुसार उन्होंने लिखा। और इस टॉपिक पर सैकड़ों के हिसाब से किताब है। 1857 पर इतनी किताबें हैं कि लोग जीवन भर पढ़ना चाहें तो उतना सारा अवेलेबल है, उसी का कोई एक्सपर्ट बन सकता है ना। इसीलिए जब किताबों में पढ़ना, जब इम्तहानों के लिए पढ़ना होता है तो डिफरेंट होता है कि आपको सीमित तौर पर उन चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन किन लोगों ने क्यों लिखा और क्यों कोई बात कही है उसका निहितार्थ होता है। अगर अंग्रेजों ने सैन्य विद्रोह कहा तो इस पूरे घटना का ही वैल्यू घटाने का उद्देश्य था। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा तो वैल्यू बढ़ाने का काम था। और आज के दौर में जब हम आज़ाद हैं तो हमें यह चाहिए ही कि हम वस्तु स्थिति को जानें। अगर वार ऑफ इंडिपेंडेंस है तो ठीक है ना, लेकिन उसके लिए प्रमाण के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए।